जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू पीपी एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की साइंस की बुक का, दैट इज हीट। चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वूलन फाइबर के बारे में और सिल्क फाइबर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इस चैप्टर में हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 3 में हमने जिस वूलन फाइबर के बारे में पढ़ा था, उस वूलन फाइबर की मदद से स्वेटर्स बनाए जाते हैं, शॉल्स बनाए जाते हैं, वूलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये वूलन क्लोथ्स हम लोग विंटर सीजन में पहनते हैं। जितने भी आपने देखे हो स्वेटर्स वगैरह या शॉल्स वगैरह, जो भी वूलन क्लोथ्स होते हैं, दैट वी आर प्रेफरिंग टू वियर इन विंटर। क्लियर? और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को कॉटन के बारे में भी बताया था, जो कि एक प्लांट फाइबर हम लोगों ने क्लास 6 में चैप्टर नंबर 3 में किया था, फाइबर्स टू फैब्रिक्स में। वहां पर हम लोगों ने कॉटन के बारे में पढ़ा था। तो कॉटन के बारे में हमने वहां बताया था कि कॉटन यूजुअली हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट फाइबर से। और आपने देखा हो कि कॉटन के क्लोथ्स या लाइट कलर जो क्लोथ्स होते हैं, वो बेसिकली हम लोग समर सीजन में पहनना प्रेफर करते हैं। आपने देखा होगा कि समर सीजन में जो शर्ट्स वगैरह जो आप पहनते हैं, वो बेसिकली कॉटन की पहनते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों है कि विंटर सीजन में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, या जो समर सीजन होता है हम उसमें कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं? तो बेसिकली होता क्या है कि विंटर सीजन में चूंकि बाहर का एटमॉस्फियर कोल्ड होता है, बाहर का एटमॉस्फियर कोल्ड होता है, इसी कारण से उस कोल्ड से बचने के लिए वी वुड प्रेफर वुलन क्लोथ्स। हम लोग वुलन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं। सिमिलरली अगर हम समर की बात करते हैं तो बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बाहर बहुत गर्मी होती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं कॉटन क्लोथ्स को। तो जब भी ठंडी होती है, व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड, देन वी विल प्रेफर वूलन क्लोथ्स, एंड व्हेन इट इज हॉट आउटसाइड, देन वी विल प्रेफर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स। नाउ ये फीलिंग्स देता है हमारी, मतलब एक तरीके से हॉटनेस और कूलनेस को। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई पर्टिकुलरली किस सीजन में हम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं। विंटर सीजन में व्हाई डू वी फील कोल्ड इनसाइड द हाउस ऑल्सो? मतलब अगर हम अपने घर की भी बात करें तो घर के अंदर भी हमें ठंडक लगती है, और जब भी हम बाहर जाते हैं सन के पास तो वह हमें वार्म लगता है। समर्स में हमें घर के अंदर ही गर्मी लगती है। तो हमें ये कैसे पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है? देखिए दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट जो कि हॉट है और एक जो कोल्ड है। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि भाई हॉट है या कोल्ड है? तो इस चैप्टर में हम यही चीज समझेंगे कि ये हॉट, कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है तो वो हमें कैसे पता चल रहा है कि वो हॉट है, और कोई भी ऑब्जेक्ट कोल्ड है तो वो हमें कैसे पता चल रहा है कि वो कोल्ड है। नाउ अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ की बात करें, इन अवर डे टू डे लाइफ हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स हॉट होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स कोल्ड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक कप ऑफ टी देखें, चाय का एक गिलास देखें, कप देखें, तो वो हॉट होता है। और वही अगर हम आइस की बात करें, जो बर्फ होती है, तो वो क्या होती है, कोल्ड। अब हमें ये कैसे पता चला चाय हॉट होती है और बर्फ कोल्ड होती है? हमने उसको टच किया, हमने टच करके उसकी फीलिंग करा, फील किया कि नहीं, द टी इज हॉट। एंड आइस को जब हमने टच किया, नो, द आइस इज कोल्ड। तो टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। ये हमें कैसे फील हुआ? जब हमने उसको टच किया। लेकिन क्या हर चीज को हम टच करके ये फील कर सकते हैं कि हॉट है या कोल्ड है? नहीं, ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज जब एक्सट्रीम केसेस में हॉट है तो ही हम उसको टच करके फील कर सकते हैं, या एक्सट्रीम केसेस में कोल्ड है तो ही हम उसको टच करके फील कर सकते हैं। बट अगर नॉमिनल रेंज में हीटिंग या कूलिंग है, तो उस केस में हम टच करके हम ये पता नहीं कर सकते कि ये कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। ये
इसका एग्जाम्पल सीधे तरीके से अगर आप समझें तो 3 बकेट्स लीजिए आप। 3 बकेट्स में 3 मग लीजिए। एक मग में आप कोल्ड वाटर रखिए, एक मग में आप हॉट वाटर रखिए, और एक मग में दोनों का मिक्सचर रखिए, मतलब हॉट और कोल्ड दोनों को मिक्स करके रखिए। आप एक हाथ इसके कोल्ड वाटर वाले मग में डालिए और एक हाथ हॉट वाटर वाले मग में डालिए। आपको डिफरेंस समझ में आएगा, क्लियरली आपको डिफरेंस समझ में आएगा। एक हाथ आपका ठंडा होगा और दूसरा हाथ आपका गर्म हो जाएगा। लेकिन वही आप दोनों हाथ वहां से निकाल करके फिर ये दोनों हाथ आप इस तीसरे मग में रखिए जिसमें आपने हॉट और कोल्ड दोनों मिलाया। तब आपको दोनों हाथों में कोई डिफरेंस फील होगा क्या? आपको फील नहीं। कारण कारण कि उसमें हॉट वाटर भी मिला हुआ है और कोल्ड वाटर भी मिला हुआ है। तो हमेशा हमारे जो अ, जो हमारा जो टचिंग ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा या हर केस में उतना रिलायबल नहीं। सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में टच करके ही हमारा जो सेंस होता है वो रिलायबल होता है। बाकी केसेस में अगर देखा जाए तो हमारा जो सेंस करने का तरीका है या टच करने का जो ऑब्जेक्ट है वो रिलायबल नहीं होता। तो जब हमारा टच का उतना रिलायबल नहीं है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है तो कोल्ड है, तो फिर कौन सा रिलायबल मेजर? तो जो रिलायबल मेजर होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हॉटनेस है उस ऑब्जेक्ट में, दैट इज टेम्परेचर। आप लोगों ने सुना होगा टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर इज एक्चुअली द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर वो तापमान होता है जो बताता है कि कौन सी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। और इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है दैट इज थर्मोमीटर। इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है दैट इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आप लोगों ने देखा होगा, जनरली सभी के घरों में एक ना एक थर्मोमीटर होता ही होता है। जो उनकी फर्स्ट एड बॉक्स होती है उसमें थर्मोमीटर होता ही होता है। क्योंकि जनरली हमारे घर में जब भी किसी को कुछ फीवर होता है या उसको बुखार आता है, देन वी विल मेजर द डिग्री ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम द थर्मोमीटर। हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर कि कौन सी चीज कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है, इससे सिर्फ टच करने से रिलायबल मेजरिंग नहीं होती। तो रिलायबल कौन है मेजर करने के लिए कि कितना हॉटनेस है या कितना कोल्डनेस है किसी भी ऑब्जेक्ट में, दैट इज टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है दैट इज थर्मोमीटर। अब नेक्स्ट उसमें हम समझेंगे कि ये थर्मोमीटर एक्चुअली किस तरीके से टेम्परेचर को मेजर करता है। जनरली हमारे घरों में जो थर्मोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोला जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। हमारे घरों में जो थर्मोमीटर इस्तेमाल होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए दैट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर बना ही होता है सिर्फ और सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने। क्लियर? और इसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है। मतलब कि अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी की जो टेम्परेचर रेंज होती है वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द रेंज ऑफ अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक। इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर इन सब चीजों के लिए बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि उसकी भी रेंज होती है 35 टू 42 डिग्री। मतलब ये इसी रेंज के बीच के ही टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। मतलब ना वो 35 से नीचे को मेजर कर सकता है और ना 42 से ज्यादा को मेजर कर सकता है। क्लियर हो रहा है? तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जो हमारे घरों में थर्मोमीटर यूज होता है, जो हमारे फैमिली में अगर किसी को फीवर हो गया हो तो हम थर्मोमीटर के जरिए उसके बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसके बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। अब अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस। वो क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और जब भी कभी आपकी बॉडी का टेम्परेचर
37 डिग्री सेल्सियस, ये जो 37 डिग्री सेल्सियस है, इससे जब भी इंक्रीज करता है तब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं दैट वी आर हैविंग फीवर, हमें फीवर। आपने देखा हो कभी भी आपके घर में किसी को अगर बुखार होता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, आपके माथे को, आपके गाल को टच करते हैं। टच करने के बाद उनको फील होता है कि आपकी बॉडी अंदर गर्म है, गर्म फील होता है। तो गर्म फील होने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा है। क्योंकि नॉर्मल उसमें आपको यहाँ गर्म फील नहीं होगा, लेकिन जब भी कभी नॉर्मल से ज्यादा होता है तब यहाँ पर गर्म फील होता है, और उस केस में थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है ये देखने के लिए कि आपको बुखार कितने डिग्री तक है, कितने डिग्री तक है। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक, तो बेसिकली क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो घरों में हमारे यूज होता है टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर, टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। अब इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है। ये देखिए, ये क्या है, ये एक ग्लास ट्यूब, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर इसके एंड पे एक बल्ब लगा होता है। इस बल्ब के अंदर क्या होता है, इस बल्ब के अंदर मरकरी भरी होती है। इस बल्ब के अंदर क्या भरी होती है, मरकरी भरी होती है। क्लियर। और ये बल्ब के बाहरी तरफ ये मरकरी की कोटिंग रहती है। इस ये बाहरी तरफ, सॉरी, शाइनिंग स्मॉल शाइनिंग थ्रेड होता है मरकरी का, ये बल्ब है। और ये बल्ब के आउटसाइड जो है एक स्मॉल शाइनिंग थ्रेड होता है मरकरी का। क्लियर। अगर आपको ये थ्रेड नजर नहीं आता है तो यू शुड हैव टू रोटेट द थर्मोमीटर टिल यू सी इट, तब तक आपको, जब तक वो थ्रेड नजर नहीं आता। क्लियर। अब उस तरीके से यही बॉडी के टेम्परेचर के कारण यही मरकुरी अंदर एक्सपांड करती है। और आप देखिए अंदर ये मेजरिंग स्केल दिया हुआ है, ये डिग्री सेल्सियस में भी रहता है और फ़ारेनहाइट में भी रहता है। एक्चुअली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सिर्फ डिग्री सेल्सियस नहीं होता, फ़ारेनहाइट भी होता है। आपने कभी देखा हो कि आपके घर में जब आपको बताया जाता है कि यार इसको 99 बुखार है, इसको 100 बुखार है, इसको 101 बुखार है, तो वो बेसिकली क्या है, वो डिग्री सेल्सियस में नहीं है सर, वो फ़ारेनहाइट में है। एक्चुअल में वो डिग्री सेल्सियस में है बट उसको फ़ारेनहाइट में चेंज किया गया। क्लियर। अब वो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज किया जाता है ये आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसका रेंज होता है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। वो एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर एक बल्ब होता है, बल्ब के अंदर मरकरी होती है, और बल्ब के आउटसाइड एक स्मॉल शाइनिंग थ्रेड होती है मरकरी। और इसका रेंज जो होता है वो 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये ब्लैक ब्लैक, ये बेसिकली आपकी मरकरी है। ये क्या है, आपकी मरकरी। इसी को देख करके, इसी के एक्सपेंशन को देख करके हम बॉडी का टेम्परेचर काउंट करते हैं। अब हम किस तरीके से रीडिंग करते हैं थर्मोमीटर में, इस चीज को समझते हैं। थर्मोमीटर में हम किस तरीके से रीडिंग करते हैं, तो सबसे पहले तो थर्मोमीटर में रीडिंग करने के लिए आप थर्मोमीटर लेते हैं, और कई बार आप उसको इंडिकेट करने के पहले उसको आप देखते हैं कि वो जो मर्क्यूरी का स्केल है वो 0 डिग्री पे है या नहीं। सबसे पहले आप उस चीज को देखते हैं, अगर वो 0 के मार्क पे नहीं होता तो उसको हिला करके 0 के मार्क पे लाया जाता है, जहां पर मतलब इनिशियल मार्किंग पे लाया जाता है। आप कभी भी ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको इनिशियल मार्किंग पे लाया जाता है उसको। क्लियर। अब उसको लाने के बाद देखिए इसमें डिविजन्स होते हैं। डिविजन्स में स्केल में इस तरीके से होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब उसके बाद एक तो ये बड़ी डंडी होगी जिसको बिगर मार्क कहते हैं, फिर उसके बाद इसमें 4 छोटी डंडी होगी, 1 2 3 4। ये 4 छोटी डंडी होने के बाद फिर एक बड़ी डंडी होती है जिसमें लिखा होता है 36 डिग्री। तो इसका जो मेजरिंग होता है वो इस तरीके से, मतलब कि एक स्मॉल डिवीजन कितने भाग में बटा है, 5 पार्ट्स। आपने देखा हो ये 35 और 36 के बीच में कितने डिविजन्स हैं, 5 डिविजन्स। तो 5 डिविजन्स है, मतलब एक डिवीजन कितना डिग्री बता रहा है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ से तो ये एक डिवीजन जो है छोटा वाला ये कितना डिग्री बता रहा है, ये 0.2 डिग्री बता रहा है। भाई 1/5
दैट इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो यहाँ हुआ 35.2, 35.4, 35.6, 35.8 और 36। तो इस तरीके से स्केल होती है हमारे नॉर्मल थर्मोमीटर। क्लियर? तो सबसे पहले क्या किया जाता है, थर्मोमीटर को बिल्कुल प्रेफरली एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश किया जाता है, फिर उसको होल्ड किया जाता है। क्लियर? ताकि मर्कुरी का लेवल जो है वो डाउन आ सके, क्योंकि देखो थर्मोमीटर ऐसा तो है नहीं कि आप नया लेकर के आए हैं, उससे पहले भी कोई ना कोई टेम्परेचर मेजर हुआ होगा। तो उसको वापस सेट करने के लिए तो उसमें क्या किया जाता है, उसको हिलाया जाता है या उसको छिड़का जाता है। आपने कभी नोटिस किया हो, छिड़का जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसका जो मर्कुरी की रीडिंग है वो लेवल जो होता है वो उसका डाउन। ठीक, अब इसको इंश्योर किया जाता है कि मर्कुरी जो है वो लेवल आ जाए 35 डिग्री से कम, बिलो 35 डिग्री। ठीक, अब उसके बाद जब 35 डिग्री से कम पे वो मर्कुरी लेवल आ गया, उसके बाद थर्मोमीटर को जो अपनी टंग होती है उसके नीचे दबा दिया जाता है। आपको आपने घर में देखा होगा, या तो हाथ के नीचे दबाया जाता है या टंग के नीचे दबाया जाता है। ठीक है, आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद फिर वो थर्मोमीटर को बाहर निकाला जाता है और उससे देखा जाता है कि वो जो मरकुरी अंदर थी वो मरकुरी कहाँ तक पहुंची है। वो मरकुरी कहाँ तक पहुंची, जैसे मैंने आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया था, ये देखिए, ये मरकुरी जो यहाँ पे दिख रही है आपको, ये यहाँ तक पहुंची। ठीक, तो यहाँ पर इसको नोट किया जाता है और वही हमारी बॉडी का टेम्परेचर, वही हमारी बॉडी का क्या होता है, टेम्परेचर। तो इस तरीके से एक नॉर्मल थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। 1 मिनट के लिए इसको जबान पे रखा, उसके बाद उसको निकाला, देखे मरकुरी की स्केल कहाँ तक गई, मरकुरी कहाँ तक एक्सपांड हुई। मरकुरी जितना होती है वही बॉडी का टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो मैंने आपको बताया था वो रहती है 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर जो रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे अगर देखा जाए तो टेम्परेचर जरूरी नहीं है कि सभी की बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा, किसी किसी के टेम्परेचर में कुछ ना कुछ वेरिएशन रहता है। बट अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम एक एवरेज वैल्यू, देखिए ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही होगा या हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर 37 होगा, ऐसा नहीं है। ये हमने क्या किया, जब बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं तो वी आर टेकिंग एन एवरेज वैल्यू, हम एवरेज लेते हैं। तो बेसिकली हमारा जो एवरेज जो लिया गया है, प्रैक्टिकली जो एवरेज एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके किया गया, तो वो एवरेज टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर 37। जरूरी नहीं है कि दो इंसानों की बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा, बट नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और यही क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये डिजाइन ही हुआ है टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करना। तो आई होप कि आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब अगर मान लीजिए किसी और ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो थर्मोमीटर यूज होता है वो होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये हमारे घरों में यूज नहीं होता लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसका रीजन भी मैं बताऊंगा कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर हमारे घरों में यूज क्यों नहीं होता। बेसिकली इसकी जो रेंज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब जैसे अगर हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात की थी तो उसकी रेंज जो थी वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस थी। बट अगर हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात करते हैं तो उसकी जो रेंज होती है वो -10 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब ये -10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। क्लियर? तो जो हाईएस्ट और जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो उसको मेजर कर सकता है। क्लियर? अब ये ह्यूमन बॉडी के जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी जगह पे ये यूज नहीं होता। अब इसका रीजन क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट पहले हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को समझ लेते हैं। तो जो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी रेंज जो मैंने आपको बताई, वो बताई -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो आप क्या कीजिए, एक बकेट में पानी लीजिए, एक बकेट लीजिए और उसमें आप क्या लीजिए, वाटर लीजिए। ठीक है, अब आपको इस वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को इसमें
इस थर्मोमीटर को इस तरीके से वाटर के अंदर डिप करेंगे। ये देखिए, ये जो थर्मोमीटर है इसको वाटर के अंदर आपने डिप कर दिया। आपको ये देखना होगा कि ये इसके सरफेस को टच ना करे, मतलब जो इसका बॉटम सरफेस है उसको टच ना करे। आप यहाँ रखेंगे और आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी बिल्कुल वैसा ही स्केल दिखाएगी जैसा क्लिनिकल थर्मोमीटर में दिखाया था। इसके अंदर भी ग्लास ट्यूब होता है, ग्लास ट्यूब के अंदर मरकरी भरी होती है। वो मरकुरी क्या होगी, एक्सपैंड होगी, और जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर में स्केल थी वैसे देखिए यहाँ पर भी स्केल होगी। अब वो जितना एक्सपैंड करेगी उतना टेम्परेचर इस वाटर का, करंट टेम्परेचर, उतना करंट टेम्परेचर इस वाटर का होगा। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम क्लिनिकल थर्मोमीटर में यूज क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी रेंज तो उससे भी ज्यादा है। तो कायदे से तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम इससे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को देखेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को देखेंगे, तो अगर ये थर्मोमीटर इस वाटर में अंदर है, प्लेस्ड है, तभी ये इसका एक्चुअल टेम्परेचर दिखाएगा। लेकिन जैसे ही आप इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को इस बीकर से बाहर निकालेंगे, आप देखेंगे इसका मर्कुरी का लेवल धीरे 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 अपने आप डाउन, मर्कुरी का लेवल अपने आप डाउन होने लगता है। इसका मतलब ये है कि ये थर्मोमीटर सिर्फ तभी यूज किया जा सकता है जब ये उस बॉडी पे अटैच हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को इस वाटर का टेम्परेचर तभी पता चलेगा जब ये इसके अंदर डिप्ट हो। अगर आप इसको बाहर निकाल लेंगे तो इसका मर्कुरी का लेवल धीरे 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 क्या होगा, डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो, घरों में जो आप थर्मोमीटर यूज करते हैं वो आप मुंह से निकालने के बाद उसकी रीडिंग देखते हैं, मुंह में रहते हुए रीडिंग नहीं देखते। भाई आपको थर्मोमीटर लगाया जाता है, थर्मोमीटर लगाने के बाद 1 मिनट के बाद आपको थर्मोमीटर निकाल दिया जाता है ना, मतलब आपने उस बॉडी के कांटेक्ट से उस थर्मोमीटर को हटा दिया। उसके बाद आप चीजों को मेजर कर लेते हैं। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसा नहीं है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में अगर ऑब्जेक्ट से आपने उस थर्मोमीटर को हटाया तो मर्कुरी का लेवल डाउन हो जाएगा। इसीलिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर को घरों के थर्मोमीटर के रूप में यूज नहीं किया, क्योंकि वो सही टेम्परेचर नहीं बता पाए। उसको आप निकालेंगे तो उसका मर्कुरी का लेवल डाउन हो जाएगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर के केस में ऐसा क्यों नहीं? भाई क्लिनिकल थर्मोमीटर भी तो एक थर्मोमीटर ही है, तो उस केस में ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई क्लिनिकल थर्मोमीटर में मर्कुरी का लेवल डाउन नहीं होता? क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक डिवाइस लगा होता है, एक डिवाइस लगा होता है। आप देखिएगा, जा करके गूगल पे आप सर्च कीजिएगा किंग, आप गूगल पे इसकी इमेज को सर्च कीजिएगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर एक किंक होता है, किंक नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है जो उसके मर्कुरी के लेवल को डाउन करने से रोक देता है, जो उसके मर्कुरी के लेवल को डाउन करने से रोक देता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता। किंक सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में होता है। इसीलिए उसका मर्कुरी का लेवल, क्लिनिकल थर्मोमीटर का मर्कुरी का लेवल डाउन नहीं होता। इसको आप देख लीजिएगा, किंक आप गूगल पे सर्च मारिएगा, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ किंक इन इट, तो वो आपको नजर आ जाएगा अपने आप। वो फोटो है वहां पर, इमेज है वहां पर, या आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में, तो वो आपको नजर आ जाएगा। तो इस किंक के कारण आपको जो मर्कुरी की रीडिंग है वो डाउन नहीं, मर्कुरी की रीडिंग वैसी की वैसी। तो ये था हमारा थर्मोमीटर्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में। ट्रांसफर ऑफ हीट, देखिए एक बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं, क्योंकि हम लोग हाउस होल्ड्स का एग्जांपल्स इसलिए ज़्यादा लेते हैं क्योंकि हाउस होल्ड के एग्जांपल आपके डे टू डे लाइफ में आपसे जुड़ा होता है, तो इसलिए उस चीज़ को समझना आपको बहुत आसान होता है। आपने ऑब्जर्व किया हो कि कभी भी आप एक फ्राइंग पैन लीजिए, उसको गैस जलाइए और उसके ऊपर रख दीजिए,
कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो फ्राइंग पैन गर्म हो जाता है। कैसे गर्म हो गया? भाई नीचे से आपने जो गैस खोली, ठीक है, जिससे फ्लेम निकला, उस फ्लेम के कारण उस हीट का पास हुआ ना फ्लेम से लेके यूटेंसिल्स तक। भाई आपने फ्राइंग पैन गैस के ऊपर रखा, तो गैस से फ्राइंग पैन तक हीट ट्रांसफर हुई ना, हीट पास हुई। इसी को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक। आप जैसे जैसे अगर आपने फिर वो पैन जब गर्म हो गया, उसके बाद आप उस पैन को गैस के चूल्हे से हटा दीजिए और साइड में रख दीजिए। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो पैन ठंडा हो जाए। पैन ठंडा कैसे हो गया? क्योंकि पैन की जो हीट थी या पैन जो गर्म था, उसने अपनी हीट एयर को पास कर दी, सराउंडिंग एयर को पास कर दी। तो दोनों केसेस में अगर हम बात करें, तो जो हीट है वो फ्लो कर रही है, मतलब देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट। देखिए पहले क्या हुआ, फ्राइंग पैन को आपने गैस पे रखा, गैस गर्म था, उससे फ्राइंग पैन गर्म हो गया। ठीक। उसके बाद आपने गैस बंद कर दी, फ्राइंग पैन को हटा दिया। अब कुछ टाइम के बाद आपने देखा कि फ्राइंग पैन ठंडा हो गया। ठंडा कैसे हो गया फ्राइंग पैन? क्योंकि उसके अंदर की जो हीट थी उसको उसने एटमॉस्फेरिक एयर को पास कर दिया। तो दोनों ही केसेस में देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर हुआ ना दोनों केसेस में। और ये हीट कहां से कहां तक फ्लो करी? ये हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। ये हॉटर ऑब्जेक्ट से किस तरफ फ्लो करी? कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हीट का ट्रांसफर हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ होता है, इसी को कंडक्शन कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कंडक्शन, विच इज नोन एज कंडक्शन। ये जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हीट देखिए पहले हीट वो फ्लेम में थी, फ्लेम से यूटेंसिल्स तक पहुंच गई, फिर यूटेंसिल से वो हवा तक पहुंच गई। तो ये क्या हुआ? हीट का ट्रांसफर हुआ। कहां से? हॉटर एंड से कोलर एंड। तो ये जो हॉटर एंड से कूलर एंड तक जो हीट का ट्रांसफर हुआ है, दैट इज कंडक्शन। इसको एक और तरीके से भी समझते हैं। देखिए यहां पर आपने क्या किया, एक रॉड ली। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर समझते हैं हम। यहाँ पर दो और एग्जाम्पल दिए हैं। आपने क्या किया, एक रॉड ली, ठीक है। अब इस रॉड पे आपने क्या किया, कुछ कुछ पॉइंट्स पे, इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स पे आपने वैक्स लगा दिया। वैक्स आप समझते होंगे, वैक्स क्या होती है? आपने क्या लगा दिया कुछ कुछ पॉइंट्स पे? वैक्स। मोम होती है, मोमबत्ती में आपने देखा होगा जो मोम होती है, वैक्स। तो क्या किया, आपने एक रॉड लिया, उस रॉड में इक्वल डिस्टेंस पर आपने वैक्स लगा दी, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पर आपने वैक्स लगा दी, और वैक्स लगाने के बाद उसको एक एंड से अटैच कर दिया। यहाँ पर क्या किया, इसको, इस रॉड को दो ईंट के पत्थर लिए और दो ईंट के पत्थर के बीच में इस रॉड को रख दिया। ठीक। एक एंड से उसको अटैच कर दिया और दूसरे एंड से क्या जला दी? कैंडल जला दी। दूसरे एंड से क्या करा आपने? कैंडल जला दिया। अब आप जानते हैं ये रॉड किसका बना है? मेटल का बना है। रॉड किसका बना है? मेटल का बना है। अब आपने इस एंड से रॉड को गर्म करना शुरू किया, रॉड गर्म होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे ये वैक्स जो इधर आपने पुट किया था, ये धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? भाई आपने आग तो यहां लगाई थी, लेकिन वैक्स जो है वो यहां पर भी पिघलने लगा, यहां पर भी पिघलने लगा, यहां पर भी पिघलने लगा, यहां पर भी, यहां पर भी। मतलब हर जगह गैस जो है उस रॉड के अंदर पिघलने लगा। इसका मतलब क्या है? कि उस रॉड के अंदर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना भाई। हीट यहाँ कर रहे थे हम गरम, धीरे धीरे ये हीट का ट्रांसफर इस पूरी रॉड पे होने लगा। रॉड पे होगा तभी तो ये वैक्स तक पहुंचा, तभी तो ये वैक्स पिघला। भाई अगर ये रॉड में अगर यहाँ पर हीट का ट्रांसफर ना होता, तो ये वैक्स कैसे पिघलता?
वैक्स नहीं पिघलता ना। तो ये क्या है? ये ट्रांसफर ऑफ हीट है, इसी को कंडक्शन कहते हैं। क्योंकि मेटल का रॉड क्या है? सॉलिड है। मेटल का रॉड क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में जो भी हीट का ट्रांसफर होता है वो किसके कारण होता है? कंडक्शन। किसके कारण होता है? कंडक्शन। देखिए, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर सिर्फ कंडक्शन नहीं होता, कन्वेक्शन और रेडिएशन भी होता है, कि मतलब आगे उसको पढ़ेंगे, अभी हम क्या समझ रहे हैं? कंडक्शन। तो यहाँ पर कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक बीकर में पानी लिया गया, गर्म पानी। ठीक है, एक ये बीकर लिया गया, बीकर में गर्म पानी रखा गया, और गर्म पानी में क्या किया गया, एक तरफ आपने ये स्टील की चम्मच डाल दी, एक तरफ आपने अपनी पेंसिल डाल दी, एक तरफ आपने स्केल डाल दी। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आप ये पानी के अंदर हैं ये ऑब्जेक्ट्स, अब इनको आप बाहर से जब आप टच करेंगे तो कोई कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपको गर्म लगेगा, और कोई कोई ऑब्जेक्ट होगा जो गर्म नहीं लगेगा। अब चूंकि ये गर्म पानी है, तो जाहिर सी बात है कि वो ऑब्जेक्ट जहां पर आपको गर्म फील होगा, जाहिर सी बात है वो क्या होगा? वो कंडक्टर ऑफ हीट होगा। कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब समझ रहे हैं आप? कंडक्टर का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो हीट के ट्रांसफर को अलाउ करे। जो हीट के ट्रांसफर को अलाउ करे, मतलब जैसे ये रॉड थी, भाई हमने तो आग यहां लगाई थी। एक मिनट, देखिए, हमने तो आग यहां लगाई थी, बट यहाँ का वैक्स कैसे पिघल गया? क्योंकि ये हीट के ट्रांसफर को अलाउ किया ना इस मटेरियल ने आगे जाने के लिए। तो ये जो अलाउ करते हैं, इनको बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट, जिनको हम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। जैसे हमारा एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, ये सब क्या है? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्लियर? तो वैसे मटेरियल जो हीट को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम इजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट, जिनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। और ऐसे मटेरियल जो कि हीट को अलाउ नहीं करते। अब आप देखिएगा, ये प्लास्टिक की स्केल है, इसको आप हाथ लगाइए। जो प्लास्टिक की स्केल है उसको आप प्लास्टिक, या अगर कोई लकड़ी की स्केल, प्लास्टिक या कोई लकड़ी की स्केल है, आप उसको बाहर से हाथ लगाइए, वो आपको गर्म नहीं होगा। वो आपको गर्म नहीं होगा। कारण क्या है? बिकॉज वो ऐसे मटेरियल का बना है, प्लास्टिक और वुड ऐसे मटेरियल हैं जो हीट को अलाउ ही नहीं करते पास करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब हीट को उसने अलाउ ही नहीं किया तो स्केल के इस हिस्से पे गर्म ही आएगी कैसे? वो चाहे कितने भी गर्म पानी में रखा हो। क्लियर? तो ऐसे मटेरियल जो कि अलाउ नहीं करते हीट को पास करने, मैंने आपको बताया, वो मटेरियल जो हीट को अलाउ करते हैं पास करने के लिए, जैसे कि हमारा आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, स्टील है, इनको क्या बोला जाता है? कंडक्टर्स बोला जाता है। और ऐसे मटेरियल जैसे प्लास्टिक है, वुड हो गया, ये अलाउ नहीं करते हीट को पास करने के लिए, इनको बोला जाता है इंसुलेटर्स। इनको क्या बोला जाता है? इंसुलेटर। इनको क्या बोला जाता है? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं जो हीट को पास होने नहीं देते, जैसे प्लास्टिक और वुड। आपने कभी भी अपना फ्राइंग पैन देखा हो, या आपके मदर जिस पे रोटी बनाती हैं आपने देखा होगा। क्लियर? तो उसके जो हैंडल होते हैं, आपने कभी नोटिस किया हो कि जो हैंडल होते हैं वो या तो लकड़ी के बने होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं। उसके हैंडल कभी मेटल के नहीं होते। कारण क्या है? क्योंकि तवा हो या फ्राइंग पैन हो, ये गर्म हो। अब जाहिर सी बात है, अगर आप मेटल का इस्तेमाल करेंगे, आयरन का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका हाथ भी जल जाएगा, क्योंकि वो हीट को ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए जो हैंडल बनाया जाता है वो लकड़ी का बनाया जाता है या प्लास्टिक का बनाया जाता है। कारण, क्योंकि वो हीट को अलाउ नहीं करते, बिकॉज दे आर इंसुलेटर्स। तो जैसे प्लास्टिक और वुड एक इंसुलेटर है, वैसे ही वाटर और एयर भी क्या है? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। दे आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसीलिए कहीं पर भी आग लगती है तो उसको शांत करने के लिए हवा का या पानी का इस्तेमाल किया जाता है।
बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्लियर? तो आपको समझ में आया होगा। तो कंडक्शन आपको समझ में आया कि कंडक्शन क्या है। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफर होना फ्रॉम हॉटर एंड टू कोलर, कोल्डर हॉट। हमेशा याद रखिएगा, हॉट से कोल्ड की तरफ ही हीट फ्लो होती है। नेचुरली हीट जो फ्लो होती है वो गर्म से ठंडे की तरफ होती है। क्लियर? और इसी फिनोमिना को सॉलिड के केस में क्या कहा जाता है? कंडक्शन। क्लियर? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाटर और एयर ये दोनों पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के, ठीक, लेकिन हीट का ट्रांसफर तो इनमें भी होता है। तो इनमें कैसे हो, इनमें कैसे होता? तो वाटर और एयर में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो होता है थ्रू कन्वेक्शन, वो होता है थ्रू कन्वेक्शन। ये होता है थ्रू कन्वेक्शन। आपने कभी कैंडल जलाई है आप, ठीक है, और कैंडल के ऊपर आप हाथ रख दीजिए। जलाने के बाद आप दोनों हाथ, एक हाथ आप उसके ऊपर रखिए और एक आप हाथ उसके साइड में रखिए। आप एक कैंडल जलाइए और कैंडल जला करके एक हाथ आप उसके ऊपर रखिए और एक हाथ आप उसके साइड में रखिए। कहाँ आपको ज्यादा गर्मी फील होगी? आप खुद नोटिस करेंगे कि जो आपको गर्म फील होगा वो जो ऊपर हाथ रखा है उसमें ज्यादा। क्लियर? तो ये व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। तो ये हीट का ट्रांसफर एयर पे हुआ कैसे? क्योंकि एयर तो पुअर कंडक्टर है हीट की, तो हीट में ट्रांसफर हुआ कैसे? दिस इज कन्वेक्शन। ये क्या है? कन्वेक्शन। अब यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर आप देखें, एक बीकर है, उसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ, ठीक है, हॉट वाटर, ठीक है। अब नीचे से यहाँ पर आग लगाई गई, नीचे से यहाँ पर क्या जलाया गया? कैंडल जलाया गया। अब आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद ये पानी जो होगा वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो जो हॉट वाटर है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ से भाप निकल रही है। भाप क्यों नहीं? भाप क्या है? भाप पानी ही है, बट इन द वेपराइज फॉर्म। पानी किस फॉर्म में आ गया? वेपराइज फॉर्म में। तो आप देखेंगे कि जो गर्म पानी है वो उबाल बन के, स्टीम बन के यहाँ से बाहर निकलने लगेगा, और जो ठंडा पानी है वो धीरे धीरे नीचे सेटल। तो इसीलिए कभी भी जब आप पानी को गर्म करते हैं तो आप देखते हैं कि हॉट वाटर जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है और जो कोल्ड वाटर होता है वो साइड से नीचे की तरफ आता है। अब ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक इसके अंदर का पूरा पानी जो है वो इवेपोरेट नहीं हो जाता। जब तक पूरा पानी इवेपोरेट नहीं हो जाता, ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक पूरा वाटर जो है वो हीट अप नहीं हो जाता। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के तहत इस तरीके के हीट ट्रांसफर को कन्वेक्शन, इस तरीके के हीट ट्रांसफर को क्या बोला जाता है? कन्वेक्शन बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर कई फिनोमिना हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो यहाँ पर आग लगी, ये आग इस बीकर के अंदर तक किस प्रोसेस के थ्रू पहुंची है? ये कंडक्शन के थ्रू पहुंची। ये किसके थ्रू पहुंची? कंडक्शन के थ्रू। उसके बाद ये हीट पानी में, ये जो पानी में ट्रांसफर हो रही है हीट, ये किसके थ्रू हो रही है? कन्वेक्शन के थ्रू। ये किसके थ्रू हो रही है? कन्वेक्शन के थ्रू। और उसके बाद जब ये पानी भाप बन रहा है और ये भाप बन के हवा में उड़ रहा है, ये किसके थ्रू हो रही है? रेडिएशन के थ्रू। देखिए तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एक ही फिनोमिना में हो रहे हैं। कंडक्शन भी हो रहा है, कन्वेक्शन भी हो रहा है और रेडिएशन। क्लियर? अब रेडिएशन, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन भी एक तरीके का फिनोमिना है जिसके जरिए हम समझेंगे कि ये भी एक तरीके का मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। देखिए इसके तौर पर अगर हमें समझना है कि हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, हवा में हीट किस तरीके से ट्रेवल करती है, ठीक। अब एयर अगर हॉट सरफेसेस के नजदीक होती है, हॉट सोर्सेस के, तो वो जनरली राइज अप होती है। आपने कभी देखा हो हवा जो गर्म होती है, जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ राइज करती है, और जो ठंडी हवा होती है वो नीचे की तरफ बैठती है। भाई जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और जो ठंडी हवा होती है वो नीचे की तरफ बैठती है। क्लियर? अब यहाँ पर हमें एक
जो कन्वेक्शन है इसको एक और तरीके से भी समझने की जरूरत है कि हमारे जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज मतलब ऐसी जगह जो समुद्र के किनारे हैं, उनको कोस्टल एरिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप बात करें, ये देखिए ये ऐसे एरिया, देखिए ये समुंदर है और ये समुंदर के पास जो एरिया है इसको बोलते हैं कोस्टल एरिया। इसको क्या बोलते हैं? कोस्टल एरिया। ठीक है, कोस्टल एरिया मतलब वो एरिया होता है जो समुंदर के पास होता है। समुंदर मतलब हमारे जो ओशियंस हैं उनके पास होता है। तो उनको वहां पर क्या होता है, वहां पर ब्रीजिंग होती है, ब्रीज होती है, ब्रीजिंग होती है। ब्रीजिंग मतलब होता है एयर का मूवमेंट, हवा का बहाव। देखिए अब जो कोस्टल एरिया के पास रह रहे हैं, डे टाइम पर अगर हम दिन की बात करें, ठीक है, दिन की बात मतलब डे टाइम, ठीक है, तो उस टाइम पर लैंड जो होती है, ये देखिए ये समुंदर है, ठीक है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पे क्या है? वाटर है। और यहाँ पे क्या है? लैंड। यहाँ पे क्या है? लैंड। तो बेसिकली डे टाइम पे अगर हम डे टाइम की बात करें तो जो लैंड होता है, ठीक है, वो इस वाटर के सरफेस से ज्यादा गर्म होता है। डे टाइम पे बात कर रहा हूँ। तो डे टाइम पर होता क्या है कि जो लैंड होता है वो जल्दी हीट होता है, फास्टर एज कंपेयर टू वाटर। क्लियर? तो जाहिर सी बात है वो एयर जो इस लैंड की तरफ है, वो एयर जो इस लैंड की तरफ है, जाहिर सी बात है वो जल्दी गर्म होगा। और हम जानते हैं कि अगर एयर हॉट होती है तो वो ऊपर की तरफ बहती है, इट राइजेस अपवर्ड। देखिए लैंड के पास जो एयर है, ठीक है, वो क्या होगी? जल्दी गर्म होगी। और वो जब जल्दी गर्म होगी तो जाहिर सी बात है कि वो हवा ऊपर जाएगी। तो जब हवा यहाँ की ऊपर जाएगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा। देखिए वैक्यूम का मतलब होता है, आपने कभी देखा हो, वैक्यूम का मतलब होता है जीरो प्रेशर। देखिए अब ये सारे टर्म्स जो आगे हम आपको समझाएंगे, बट यहाँ पर क्या क्रिएट होता है? एक वैक्यूम क्रिएट होता है। आपने कभी सोचा है कि हवा क्यों बहती है? वाई इज द एयर फ्लोइंग? जैसा कि मैंने आपको बताया था, हीट का ट्रांसफर क्यों होता है जब दो दो जगहों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। वैसे ही ये जो हवा होती है ये क्यों फ्लो करती है? जब भी प्रेशर डिफरेंस होता है। जब भी क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस होता है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी अभी तो आप ये चीज समझ लीजिए कि ये जो हवा का बहाव होता है ये प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। ठीक? अब जाहिर सी बात है यहाँ की हवा जब ऊपर चली गई तो ये जो समुंदर के ऊपर की हवा है, ये जो पानी के ऊपर की हवा है, वो कहाँ आएगी? वो लैंड की तरफ आएगी। वो किस तरफ आएगी? लैंड की तरफ आएगी। मतलब ये जो समुंदर की हवा है वो किधर आएगी? लैंड की तरफ आएगी। इस फिनोमिना को बोलते हैं सी ब्रीज। मतलब जब समुंदर के ऊपर की हवा जमीन की तरफ आती है तो इसको बोलते हैं सी ब्रीज। क्यों आती है? क्योंकि जमीन की हवा ऊपर चली गई। जमीन की हवा क्या हो गई है? ऊपर चली गई है। इसी कारण से समुंदर की हवा किधर आती है? जमीन की तरफ आती है, लैंड की तरफ आती है। इसको बोलते हैं सी ब्रीज। ये डे टाइम पे। अब अगर हम नाइट की बात करें, रात के समय, तो यही चीज उल्टा होती है। यही चीज क्या होती है? उल्टा होती है। उस टाइम पर ये जो हमारे समुंदर की हवा है, समुंदर के आसपास की हवा, ये लैंड के कंपैरिजन में ज्यादा गर्म होती है। लैंड के कंपैरिजन में क्या होता है? इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है कि रात के समय में समुंदर की हवा क्या होगी? ऊपर की तरफ चली जाएगी। अब जब समुंदर की हवा ऊपर की तरफ चली जाएगी तो ये जो जमीन की हवा है वो समुंदर की तरफ जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया था दिन के केस में, जो जमीन की हवा है वो ऊपर गई तो समुंदर की हवा जमीन की तरफ आई। ऐसे ही रात में समुंदर की हवा ऊपर चली जाती है और जो जमीन की हवा है वो समुंदर की तरफ आती है। तो जैसे ये जो जमीन की हवा है ये जो समुंदर की तरफ जाती है, इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। इसको बोला जाता है लैंड ब्रीज।
इसको क्या बोला जाता है? लैंड ब्रीज। मतलब वही दिन के टाइम पर जो होता है, समुंदर की हवा जमीन की तरफ जाती है, तो समुंदर की हवा को क्या बोला जाता है? सैंड ब्रीज। वैसे ही यहाँ पर रात में जो जमीन की हवा होती है वो समुंदर की तरफ जाती है, इसीलिए इसको लैंड ब्रीज कहा। ये तो आपको ये चीज समझ में आ रही है? ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? क्लियर? तो दिस इज कन्वेक्शन। ये क्या है? कन्वेक्शन। अब जो मैंने आपको तीसरा फिनोमेना बताया था, दैट इज रेडिएशन। तीसरा फिनोमेना क्या है? रेडिएशन। अब रेडिएशन एक्चुअली होता क्या? देखिए, सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, आप बाहर जाते हैं, ठीक है, सन, जो हमारा सूरज है, ठीक है, उसकी रोशनी हम तक कैसे पहुंच रही है? रीजन क्या है भाई? जो सूरज है, ये जो सन है, ठीक है, इसकी रोशनी और इसकी गर्मी हम तक कैसे पहुंच रही? इसकी जो हीट है वो हम तक कैसे पहुंच रही? दिस इज ड्यू टू रेडिएशन। क्योंकि रेडिएशन और कन्वेक्शन में यही फर्क है कि रेडिएशन को किसी भी माध्यम या मीडियम की जरूरत नहीं। रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारा जो ये एटमॉस्फियर है ना, ये सिर्फ हमारे अर्थ तक ही सीमित है। अगर हम अर्थ के बाहर चले जाते हैं तो वहां पर स्पेस में कोई एयर नहीं है, कोई किसी भी तरीके का मीडियम नहीं। लेकिन हमारे अर्थ से तो बहुत ज्यादा दूर है सन, तो हीट आ कैसे रही है जब कोई मीडियम नहीं? यहां पर तो एयर का मीडियम था, बट वहां पर तो कोई मीडियम नहीं है। तो जब भी ऐसा हीट ट्रांसफर होना जिसमें कोई मीडियम नहीं है, इसी को रेडिएशन बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? रेडिएशन। क्लियर हुआ आपको ये चीज? तो बेसिकली क्या होता है कि जब कभी मीडियम एब्सेंट होता है, ठीक है, तो रेडिएशन के कारण। इसीलिए आप कभी भी देखिएगा, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। क्लियर? ये देखिए, रेडिएशन, ठीक है, हॉट बॉडी जितनी भी होती है वो हीट रेडिएट करती है। तो द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। मतलब मीडियम हो या ना हो, वो हीट का ट्रांसफर कर लेता है। जैसे कभी आप देखें कि हम अभी घरों में, आप ठंडकों में रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं, जब भी कभी आप उसके सामने बैठते हैं, तो ये जो हीट आपको मिल रही है, ये किस प्रोसेस से मिल रही है? ये जो हीट आपको मिल रही है, ये किस प्रोसेस से मिल रही है? या फिर एक एग्जांपल और लें, एक हॉट यूटेंसिल, मतलब गर्म बर्तन उठाएं, ठीक, उसको फ्लेम से दूर कर दें, तो वो थोड़ी देर के बाद कूल डाउन हो जाता है और अपनी हीट किसको दे देता है? सराउंडिंग को दे देता है। ये कैसे हुआ? ये हुआ रेडिएशन के। ये क्या हुआ? रेडिएशन के कारण। क्लियर हो रहा है आपको? मतलब कि वो जो भाप निकल रही है, मैंने आपको बताया था, पानी की जो भाप है वो हवा में जो जा रही है, वो क्या है? वो रेडिएशन। वो क्या है? रेडिएशन। उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हीट ट्रांसफर कर रही है। अपने आप हीट ट्रांसफर कर रही है बिकॉज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हमारी बॉडी भी अगर हम बात करें, हमारी बॉडी भी बात करें, तो वो भी हीट देती है सराउंडिंग्स को और रिसीव करती है रेडिएशन के थ्रू। आप कभी नोटिस करिए, आपको ठंडकों में ठंड क्यों लगती है? विंटर सीजन में आपको ठंड क्यों लगती है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपकी बॉडी गर्म है, बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा है। जाहिर सी बात है, हीट का ट्रांसफर होगा, और हीट का ट्रांसफर होगा तो आपकी बॉडी से जब हीट बाहर निकलेगी तो जाहिर सी बात है आप ठंडे पड़ जाओगे। क्योंकि आप गर्म हो किस कारण से? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर हीट है। अगर हीट नहीं होगी तो आप ठंडे पड़ जाओगे। वही तो यहाँ हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ड्यू टू रेडिएशन। इसीलिए ठंडकों में हमें गर्म कपड़े पहनने होते हैं, क्योंकि जो हमारा वूलन कपड़े होते हैं
वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होता है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। भाई आपके बॉडी के अंदर की जो हीट है, मैंने आपको क्या बताया, आप ठंडे कैसे पड़ते हो, जब आपकी बॉडी की हीट आपके अंदर से निकल के एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, जाहिर सी बात है आप ठंडे पड़ जाओगे, ठंडे पड़ जाओगे ना। तो ये जो बॉडी के अंदर से हीट जो बाहर जा रही है एटमॉस्फेयर में, इसको रोकने के लिए ही तो वुलन कपड़े पहनते हैं। भाई जो गर्म कपड़े, आप जो वुलन कपड़े पहनते हैं वो इसीलिए पहनते हैं कि जो बॉडी की हीट है वो बाहर ना जाए। तो जो बॉडी की हीट जब बाहर नहीं जाएगी, तो जाहिर सी बात है आपको अंदर गर्मी महसूस होगी। इसीलिए विंटर सीजन में हम क्या करते हैं, हम वो कपड़े पहनते हैं जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो, ताकि हमारे अंदर की जो हीट है, हमारे अंदर की जो हीट है वो बाहर ना जा सके। वही अगर हम समर सीजन की बात करें, तो समर सीजन में हम जो कपड़े पहनते हैं वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वहां पर केस उल्टा हो जाता है। समर सीजन में हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है और बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है हीट किस तरफ आएगी, हमारी बॉडी के अंदर आएगी। क्लियर है। तो हम उस टाइम पर ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमारी बॉडी की हीट को एटमॉस्फेयर में भेज सके, तभी तो हम कूलनेस फील करेंगे। भाई हम ठंडा कब फील करेंगे, हम ठंडा तभी तो फील करेंगे ना जब हमारी बॉडी के आसपास ऐसे कपड़े हों जो हीट को रेडिएट कर दे। इसीलिए आप देखिए उस टाइम पर हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं या लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं आप, ठीक, वो क्यों पहनते हैं आप, वो इसीलिए पहनते हैं कि हीट का कंडक्शन हो, हीट का रेडिएशन हो सके, ताकि हमें कूलनेस फील हो। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है। तो कैसे हम रात में, सॉरी, विंटर सीजन में किस तरीके के कपड़े पहनते हैं और समर सीजन में किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, आपको समझ में आया। कारण क्या है कि एक तरफ हमें हीट को बचाना है, अपने अंदर रखना है, और एक तरफ हमें हीट को बाहर करना है। विंटर के केस में हमें हीट को अंदर रखना है, इसीलिए हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हीट को अंदर रखने में मदद करे। और समर में हमें अपनी बॉडी से हीट को बाहर निकालना है, तो हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमारी बॉडी से हीट को बाहर निकालें। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर आकर के हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, हीट, वो खत्म होता है। एंड आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट हीट के क्लियर हुए होंगे। टेम्परेचर, थर्मोमीटर के बारे में समझ में आया होगा, कंडक्शन के बारे में, कन्वेक्शन के बारे में, रेडिएशंस के बारे में समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, ठीक, इसकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको क्लासेस हमारी सारी समझ में आ रही होगी। पुराने भी हमारे वीडियोस आप देखते रहिए, ताकि आपको साइंस का थरो कॉन्सेप्ट मिलता है। तो गाइस दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।